हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई क्लास। तो जैसा कि आपको पता ही है, ये हमारी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज काफ़ी टाइम से चलती आ रही है हमारे इस चैनल पर, और इसमें हमने काफ़ी सारे एग्जाम्स जो हैं डिस्कस भी किए हुए हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए एक रिसेंट का क्वेश्चन पेपर, जो कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम इसी साल 2023 का एग्ज़ाम हुआ था। उसके जनरल एप्टीट्यूड वाले पार्ट को आज हम डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम ज़्यादा पुराना नहीं है, 23 फरवरी 2023 को एग्ज़ाम जो हुआ था उस डेट का आज पेपर हमने उठाया है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का ये डिस्कशन। आपको बता दें कि क्वेश्चन का जो लेवल था वो थोड़ा सा मीडियम टू हाई था इस पेपर में। ऐसा नहीं था कि इजी पेपर था। क्वेश्चंस का लेवल मीडियम टू हाई लेवल का था। थोड़ा डिफिकल्ट लेवल इसलिए माने क्योंकि फैक्चुअल्स क्वेश्चन ज़्यादा थे और करंट अफेयर से रिलेटेड ज़्यादा थे। तो अ, उसको पढ़ना इतना वो नहीं है कि आप कहाँ से पढ़ें, ऐसा कुछ शॉर्ट शॉर्ट नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना आज का डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन वाज, मणिपुरी डांस मेनली डिपिक्ट्स द लाइफ स्टोरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू गॉड्स। तो क्योंकि मणिपुरी डांस आपको पता होना चाहिए, ये एक क्लासिकल डांस है और क्लासिकल डांस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप टोटल हमारे 8 क्लासिकल डांस हैं और आठों के आठों क्लासिकल डांस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इसका आंसर है कृष्णा। जो मणिपुरी डांस है उसमें बेसिकली जो लाइफ स्टोरी है कृष्णा के, कृष्णा जो गॉड है उनकी बेसिकली रासलीला जो वो करते थे गोपियों के साथ, उसको डिपिक्ट किया जाता है। और राधा कृष्ण की लव स्टोरी पे बेस्ड जो है ज़्यादातर थीम्स होती हैं मणिपुरी डांस में। तो एक बार बाकी की क्लासिकल डांस की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बताया हमारे टोटल 8 क्लासिकल डांस जो है वो रिकॉग्नाइज्ड हैं। तो उनमें सबसे पहले आता है भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम ये बेसिकली आपको रीजन और पता होना चाहिए। एक तो ये तमिलनाडु में बेसिकली ये रीजन है, और ये वो आपको बताएं इसमें कि ये ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है। इंडिया का ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस अगर आपसे पूछेगा तो दैट इज भरतनाट्यम। सेकंड पे देखते हैं। सेकंड जो हमारा होता है वो है हमारा कथकली, या कथकली भी कहते, कुचिपुड़ी देख लेते हैं पहले, फिर दूसरे नंबर पे कुचिपुड़ी है। ये आंध्रा रीजन में होता है। फिर तीसरा है हमारा कथकली। ठीक है, कथकली बेसिक कथा से बना हुआ है, कथा। ठीक है ना, कथकली हो गया। फिर हमारा है मोहिनी अट्टम। चौथा यहाँ पे लिख देते हैं मोहिनी अट्टम, इसको लिखने का रीजन बताएंगे हम। ये दोनों ही जो डांस फॉर्म्स हैं कथकली और मोहिनी अट्टम, ये बिलोंग करते हैं केरल को। ठीक है ना, तो केरल में ये केरल स्टेट से रिलेटेड है ये, इसलिए। पांचवा जो है दैट इज ओडिसी। तो इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, ये बेसिकली ओडिशा वाले रीजन में ये होगा। ठीक है ना, ओडिशा में है। और फिर हमारा जो छठा डांस फॉर्म है दैट इज हमारा ये मणिपुरी मान लीजिए। मणिपुरी तो आपको पता ही है, मणिपुर वाले रीजन में होता है। मणिपुरी मणिपुर हो गया। और सातवां जो है इसमें ये हमारा हो गया कथक। कथक भी आपको पता होना चाहिए, ये उत्तर प्रदेश वाले रीजन में, यूपी का ये यूपी वाले रीजन में ये होता है। और जो लास्ट है दैट इज सत्रिया। और सत्रिया, इस पे भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में आया है। ये भी क्लासिकल डांस है और ये असम वाले रीजन में, जो असम स्टेट है उसमें ये होता है। तो ये हमारे 8 क्लासिकल डांस हैं, जो कि हमारे, आपको रीजन भी याद होना चाहिए, स्टेट किससे बिलोंग करते हैं वो भी, और कौन कौन से हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे भी दे सकता है कि इनमें से कौन सा क्लासिकल डांस है या इनमें से कौन सा क्लासिकल डांस नहीं है। ठीक है ना, मणिपुरी डांस की एक बार बात कर लेते हैं। तो अगर इसकी एंशियंट हम इसकी अगर हिस्ट्री देखते हैं, उसमें देखें तो बेसिकली ये जो है ये इंडिजीनियस टू मणिपुर है। मतलब मणिपुर रीजन में ये एक्चुअली इसका जो ओरिजिन हुआ है वो मणिपुर रीजन में हुआ है। और शुरू में अगर हम देखें तो ये जो शिव और पार्वती, एक तरह से शिव और पार्वती का माइथोलॉजिकल डांस के रूप में इसको देखा जाता था। ठीक है ना, शिव और पार्वती का डांस जो है इसको एक सेलेस्टियल डांस बोलते थे। इसको सेलेस्टियल डांस जो है शिव और पार्वती का ये था। लेकिन जब 15th सेंचुरी में जब वैष्णविज्म आया, तो वैष्णविज्म जब ये 15th सेंचुरी में जब आया, तो उस टाइम पे जो है मणिपुरी डांस जो है वो ज़्यादा फेमस हुआ। और उस टाइम पे जो है इसको जो लॉर्ड कृष्णा है उनके साथ जो है इसको लिंक किया गया। ठीक है ना, क्लियर। तो इतना आपको मेरे ख्याल में इतना काफ़ी रहेगा। एक और चीज़ उसमें जो याद रख सकते हो वो ये है कि इसके इन्वेंटर कौन थे। तो इसके जो मतलब
बेसिकली इन्वेंटर जो इसके हैं, जो जिन्होंने इसको मेजर सपोर्ट या प्रोवाइड किया है, वो थे राजऋषि भागचंद्र। इनको भाग्यचंद्र भी बोल देते हैं कई बार, लेकिन भागचंद्र आप इनको ये याद रखते हो। तो राजऋषि भागचंद्र या राज भागचंद्र भी इनको बोलते हैं। तो ये एक्चुअली इनके इस डांस के मणिपुरी के जो है वो इन्वेंटर माने जाते हैं। ठीक है, तो इतना काफी रहेगा। बाकी आप बाकी डांस को एक बार आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्लासिकल डांस अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। यस, सेकंड क्वेश्चन इज, एज पर डेटा रिलीज्ड बाय the Ministry of Education in the year 2021-22, approximately how many girls were enrolled in primary to higher secondary education? कितनी लड़कियां जो है प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी में जो एनरोल हुई थी 2021-22 में? तो ये बेसिकली जो क्वेश्चन आया था वो आया था डाटा यूडीआईस एससी प्लस सी, यूडाइस प्लस बोलते हैं इस डाटा को। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको, यूडाइस प्लस। फुल फॉर्म चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। यूडाइस प्लस जो डाटा है ये एक्चुअली रिलीज करती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और इस डाटा में बेसिकली जो स्कूल एजुकेशन है इंडिया में उस पे या ये डाटा जो है उसके बारे में ये रिपोर्ट जो है वो पेश करता है। स्कूल एजुकेशन इन इंडिया पे ये बेसिकली डाटा या रिपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। तो 2021-22 में अगर यहाँ पे पहले तो इसका आंसर देखते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा 12.29 करोड़। तो जो ये गर्ल्स का एनरोलमेंट हुआ था प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी वो होता 12.29 करोड़, और इसमें इंक्रीज देखने को मिला था ये 8.19 लाख का इंक्रीज इसमें हुआ है। 8.19 लाख गर्ल्स जो है वो ज़्यादा एनरोल हुई थी इन कंपेरिजन टू 2021। 2020-21 के मुकाबले 8.19 लाख लड़कियों ने, गर्ल्स ने ज़्यादा एनरोल किया था फ्रॉम प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, बाकी जो चीज़ें इसमें थी इस डाटा से रिलेटेड उन पे भी एक बार नज़र मार लेते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये थी कि जो हमारे देश में टीचर्स हैं तो उनका डाटा भी इसमें बताया था कि 90.5.07 लाख टीचर्स जो हैं वो इंडिया में हैं, और इनमें से 51% जो है वो फीमेल टीचर्स थी। तो यानी कि बाकी के जो फीमेल्स का टीचर्स का परसेंटेज है वो हमारा ज़्यादा था इन कंपेरिजन टू मेल टीचर्स। ठीक है, पुपिल टीचर रेशो की भी यहाँ पे बात की थी। पुपिल टीचर रेशो मतलब एक टीचर कितने बच्चों को पढ़ा रहा है। तो पुपिल टीचर रेशो में भी जो है वो सुधार देखने को मिला है। तो अगर 2018-19 के कंपैरिजन में देखें हम, 2018-19 में जो ये डाटा आया था और अब 2021-22 का जो डाटा हुआ है, तो पुपिल टीचर रेशो में काफ़ी सुधार मिला था। अगर प्राइमरी स्कूल की बात करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम, प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में एक टीचर जो है वो लगभग 28 बच्चों को पढ़ा रहा था, लेकिन वो अब घट के 26 बच्चों पे आ गया, यानी कि इस रेशो में थोड़ा सा सुधार हुआ है। वहीं अगर हम अपर प्राइमरी की बात करते हैं तो अपर प्राइमरी में पहले भी 19 ही थे और अब भी जो है 19 ही हैं। वहीं अगर हम सेकेंडरी स्कूल की बात करते हैं, सेकेंडरी मतलब 10th वाला, सेकेंडरी स्कूल की बात करें तो ये जो पुपिल टीचर रेशो था वो था पहले 21, लेकिन वो अब सुधर के 18 हो गया है। वहीं अगर हम हायर सेकेंडरी की बात करते हैं, ठीक है ना, हायर सेकेंडरी में देखें तो जो पुपिल टीचर रेशो था वो पहले 30 था और अब उसमें सुधार होके जो है वो 27 पे आ गया है। तो चारों में ही लगभग सुधार रहा है, डिक्लाइन किसी में भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो एक ये था। उसके बाद अगर एनरोलमेंट की भी बात करें तो जो वनरेबल सेक्शंस है जैसे कि एससीज हैं, एसटीज हैं या ओबीसीज हैं, तो उनके एनरोलमेंट में भी जो है प्राइमरी से अगर हम हायर सेकेंडरी की बात करते हैं तो वो सुधार देखने को मिला है। तो फीमेल्स में भी एनरोलमेंट में सुधार मिला है, राइज देखने को मिला है, एससी कम्युनिटीज में भी, एसटीज में भी और ओबीसीज में भी। 2020-21 में जो 2021 का जो डाटा था वो और 2021-22 का जो प्रेजेंट डाटा उसमें अगर हम कंपैरिजन करें तो एससीज में देखें तो पहले एनरोलमेंट था 4.78 करोड़ का, वो बढ़ के जो है 4.83 करोड़ जो है वो हो गया है। वहीं अगर हम बात करें एसटीज का तो एसटीज में भी 2.49 करोड़ से बढ़ के जो एनरोलमेंट है वो 2.51 करोड़ हुआ था। वहीं पे अगर ओबीसीज की बात करें तो ये जो है ये 11.35 से करोड़ से बढ़ के जो है 11.49 करोड़ जो है वो बढ़ गया। तो एग्जैक्ट डाटा हालांकि नहीं पूछता, इसमें पूछा है वो अलग बात है,
इसलिए मैंने आपसे कहा कि थोड़ा-सा डिफिकल्ट लेवल था क्योंकि एग्ज़ैक्ट डाटा नहीं पढ़ते हैं। हमें जनरली ट्रेंड देखना होता है, तो ट्रेंड ये है कि सारी ही कैटेगरीज़ में जो है एनरोलमेंट वो एक तरह से देखने को बढ़ता हुआ मिला हुआ है। नंबर ऑफ स्कूल की भी इसमें बात की गई थी इस डाटा में, तो अगर स्कूल्स की बात करें इंडिया में कितने स्कूल्स हैं प्रेज़ेंटली, तो इंडिया में स्कूलों की संख्या जो है वो घटी हुई देखने को मिली है इन कंपैरिज़न टू 2020 2021 के डाटा के मुकाबले। तो 2021 में अगर हम बात करें तो हमारे पास 15.09 लाख जो है वो स्कूल्स थे। वहीं पे अगर हम 21-22 में बात करें तो 21-22 में थोड़े से स्कूल घट गए हैं, वो हमारे 14.89 लाख स्कूल जो हैं वो हमारे हो गए हैं। और ये जो स्कूल्स घटे हैं, वो बेसिकली उनका रीज़न ये है कि जो कुछ प्राइवेट स्कूल थे या कुछ मैनेजमेंट के द्वारा जो स्कूल जो चलाए जाते थे, वो जो हैं वो काफ़ी सारे स्कूल जो हैं वो क्लोज़ हो गए थे। इस वजह से स्कूलों की संख्या जो है वो घटी हुई मिलती है। ठीक है? तो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू, आपको ये क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो हमने बता दी हैं। बाकी अगर आप आगे के एग्ज़ाम देखें तो यूडीआईएससी प्लस जो 2023 का डाटा आएगा वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। Third question is the National Bank for Financing Infrastructure and Development Bill was passed in which of the following years? तो ये हालांकि पुराना क्वेश्चन है, पुराना करंट अफेयर था, तो ये 2021 में पास हुआ था। बेसिकली मार्च में ये बिल इंट्रोड्यूस था और मार्च में ही ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने इसको पास कर दिया था। लोकसभा में ये मार्च 23 को पास हो गया था, ठीक है ना, 23 मार्च को लोकसभा में, और राज्यसभा में उसके 2 दिन बाद ये 25 मार्च को जो है राज्यसभा में भी ये पास हो गया था। ठीक है ना? इसका बेसिकली जो ये बिल लाया गया था, ये लाया गया था टू एस्टेब्लिश एनबीएफआईडी, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो इसको, ये जो बैंक की बात कर रहे हैं, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये बेसिकली इसको एज ए प्रिंसिपल डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए जो है बिल लाया गया था फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में उसको फाइनेंसिंग प्रोवाइड करने के लिए जो है ये बैंक जो है वो एस्टेब्लिश करने के लिए जो है ये एक्ट बिल लाया गया था, जो कि एक्ट बना दिया गया था। ठीक है ना? तो इतना ही आपको जानना है, ये उस टाइम का करंट अफेयर था, तो इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है उसको फाइनेंस करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर उसको फाइनेंसिंग नहीं मिलेगी तो अच्छी क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बिल्ड होगा? तो उन सब चीज़ों को, यानी कि जो उसमें गैप्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, या जो भी फंड लैंडिंग, उनको फंड्स नहीं मिल पा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लोन्स वगैरह हैं, उनको एक तरह से ये थोड़ा-सा स्ट्रीमलाइन करने के लिए जो है बैंक बनाया गया था ये। ठीक है ना? तो दिस इज इट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडर नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा, इंडिया डज नॉट डील विद इंडियाज बायलैटरल ट्रेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो इनमें से कौन सी कंट्री के साथ जो है वो डील नहीं करता है इंडिया नाफ्टा एग्रीमेंट में? तो सबसे पहले तो ये बता दें कि कॉन्टेक्स्ट क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जो 2020 में, जुलाई 2020 में क्या हुआ था, जुलाई 2020, 1 जुलाई 2020 से जो नाफ्टा था उसको रिप्लेस करके एक नया जो है वो बना दिया गया था एग्रीमेंट, दैट इज यूएस मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। ठीक है ना? यूएसएमसीए ने रिप्लेस कर दिया था नाफ्टा को, और जैसे कि इसके मेंबर्स हैं यूएस मैक्सिको कनाडा, यही एक्चुअली पहले नाफ्टा के मेंबर्स थे। तो इसमें आपको देख सकते हैं आप कि कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और मैक्सिको है। क्यूबा जो है वो इसका मेंबर नहीं था नाफ्टा का, इसलिए क्यूबा ही इसका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। तो क्योंकि ये करंट अफेयर्स में उस टाइम पे था, इसलिए ये जो है इन्होंने उठा के सीधा-सीधा वहाँ से पूछ लिया। तो जिसने भी यूएसएमसीए के बारे में पढ़ा होगा तो उसको ये ज़रूर पता होगा कि नाफ्टा को रिप्लेस इसने किया, और नाफ्टा के मेंबर्स जो थे वही यूएसएमसीए के जो है वो मेंबर्स हैं। ठीक है? तो दिस इज इट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, इन द ईयर 2022 हाउ मच डेवलपमेंट पॉलिसी लोन, डीपीएल जिसको बोलते हैं, वाज अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सपोर्ट रिफॉर्म्स टू एड्रेस द फाइनेंसिंग गैप्स बाय लेवरेजिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मॉल बिजनेसेस एंड ग्रीन फाइनेंस मार्केट। तो इन तीनों सेक्टर्स को जो है बूस्ट देने के लिए, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इनमें बढ़ाने के लिए, किस किस में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्मॉल बिजनेसेस को और ग्रीन फाइनेंस मार्केट को। स्मॉल बिजनेस का मतलब आपका एमएसएमई सेक्टर को आप समझ लीजिए बेसिकली। ठीक है ना? ग्रीन फाइनेंस का मतलब जो भी आपके ग्रीन फील्ड, ग्रीन मतलब जो एनवायरमेंट फ्रेंडली आपकी जो स्कीम्स हैं या प्रोजेक्ट्स हैं उनको रिलेटेड। ठीक है ना? उन, और इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको पता ही, जैसे एजुकेशन हुआ, हेल्थ सेक्टर हुआ, ये सब। तो इन सब में प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वर्ल्ड बैंक ने जो है इंडिया को जो है डेवलपमेंट पॉलिसी लोन जो है वो अप्रूव किया था। तो ये काफी न्यूज में था,
इसलिए ये पूछा गया था। तो ये जो लोन हुआ था ये लगभग जून 2020 के अराउंड ये जो है लोन अप्रूव किया गया था। जून 2022 की ये करंट अफेयर्स की खबर थी और ये वर्ल्ड बैंक ने किया था और काफी न्यूज में रहा था। और इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो ये $750 मिलियन का जो है वो लोन जो है बेसिकली वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया था। और इस $750 मिलियन में से भी कुछ पार्ट जो है वो IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट ने जो है वो दिया था, जिसमें $667 मिलियन जो है वो IBRD ने इसको फंड किया था, प्रोवाइड किया था। और बाकी का जो बचा हुआ है $83 मिलियन था, वो जो है वो IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी जो है उसने प्रोवाइड किया था। ये बेसिकली यही मेन लैंडिंग जो है इसका पार्ट है वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, तो इसके बारे में यही जो है इंपॉर्टेंट थी। और एक चीज और ध्यान रख सकते हैं आप कि जो इस लोन का जो मैच्योरिटी पीरियड था वो था 18.5 ईयर्स, मतलब इतने सालों के लिए जो है ये लोन इंडिया को प्रोवाइड किया गया था। और साथ में इसमें ग्रेस पीरियड भी था, और ग्रेस पीरियड जो था वो था 5 ईयर्स का। तो यानी कि 18 5 23 साढ़े 23 सालों के लिए लगभग जो है ये लोन इंडियन गवर्नमेंट को जो है प्रोवाइड किया था। फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी लोन इसको बोला जाता है, टू प्रोवाइड प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मॉल बिजनेसेस एंड ग्रीन फाइनेंस मार्केट्स। तो आगे बढ़ते हैं। और देखिए टफ इसलिए भी बोला कि ऑप्शंस भी इस तरीके से बनाए हुए कि आप यहाँ पे एक तरह से तुक्का भी नहीं मार सकते हैं, आपको एग्जैक्ट डाटा ही पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। स्नेल्स एंड स्लग्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला। तो एनिमल किंगडम में जो है फर्दर डिवीजन जो होता है वो फाइलम्स में होता है। तो ये पूछा है इसमें कि स्नेल्स और स्लग जो इनमें से कौन से फाइलम को जो बिलोंग करते हैं। तो जो साइंस के स्टूडेंट्स और बेसिकली जो बायोलॉजी वाले बैकग्राउंड है उनको ये पता होगा। तो इनमें आंसर देख लेते हैं। पहले तो आंसर है कि जो स्नेल्स और स्लग्स हैं वो मोलस्का फाइलम को बिलोंग करते हैं। इसके अलावा बाकी 3 फाइलम्स और दिए इसमें, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, पोरिफेरा। तो यहाँ पे आर्थ्रोपोडा आपको बता दें ये जो है लार्जेस्ट फाइलम है। सबसे ज्यादा जो स्पीसीज पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं इसी फाइलम में, आर्थ्रोपोडा में। और लगभग 84% स्पीसीज जो है वो इसी फाइलम को बिलोंग करते हैं। बेसिकली आर्थ्रोपोडा में आपके इंसेक्ट्स आते हैं, ठीक है ना, आपके जितने भी क्रस्टेशियंस हैं जैसे क्रैब्स वगैरह हैं वो सारे इसी में आते हैं। और जो एरेक्निड्स हैं वो सब इसी में आते हैं। एरेक्निड्स मतलब जैसे स्पाइडर्स वगैरह वो सब एरेक्निड्स होते हैं। इंसेक्ट्स आपको बताई दिए वो सारे इसी में आते हैं। तो इसलिए आर्थ्रोपोडा जो है वो लार्जेस्ट फाइलम है। बाकी मोलस्का जो है जिसमें स्नेल्स और ये आते हैं उसमें स्क्यूड्स भी आते हैं, स्नेल्स और स्लग्स तो आते ही हैं। और साथ में ये सेकंड लार्जेस्ट जो है वो हमारा फाइलम होता है। तो पहले दो आपको बता दिए मैंने, लार्जेस्ट है आपका आर्थ्रोपोडा और सेकंड लार्जेस्ट है वो हमारा है जिसका ये क्वेश्चन पूछा था, दैट इज मोलस्का। उसके बाद एनलिडा, ज्यादातर बच्चों को पता होगा जो अर्थवॉर्म है वो इसी कैटेगरी को बिलोंग करता है। अर्थवॉर्म या फिर जो आपका लीच होता है, बेसिकली इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, ठीक है ना, बहुत सारे सेगमेंट्स में बटी होती है। आपने अर्थवॉर्म को देखा उसकी बॉडी कैसे सेगमेंटेड रहती है, ऐसे ही लीच को भी आपने देखा होगा उसकी बॉडी पे ऐसे ऐसे सेगमेंट्स बने होते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप के एनिमल जो है वो इस एनलिडा वाली कैटेगरी में आते हैं। वहीं पोरीफेरा की बात करें तो पोरीफेरा में जितने स्पॉन्जेस होते हैं वो सारे आपके पोरीफेरा में आते हैं। पोरीफेरा मतलब पोर्स होते हैं उनकी बॉडी पे, तो स्पॉन्जेस जो है वो बेसिकली इस कैटेगरी में आते हैं। तो इतना ही आपको इसमें जानना जरूरी था। बाकी अगर बायोलॉजी वाले हैं तो उनके लिए तो बेसिक सा एक क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिटिश कंपनी 1913 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो इसमें पूछा है कि कौन सी स्टेट में होगा। तो यहाँ पे बेसिकली एक तो चीज ये है कि आपको पता होगा कि जो मिनरल रिच स्टेट्स हैं वो हमारी दो हैं, एक तो झारखंड है इसमें से और छत्तीसगढ़ है। हालांकि कॉपर है तो आप इसमें राजस्थान अगर ऑप्शन में होता तो और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉपर जो माइंस है वो हमारी राजस्थान में और सबसे ज्यादा कॉपर का जो प्रोडक्शन होता है वो भी राजस्थान में ही होता है। लेकिन इन दोनों ऑप्शन में अगर देखें तो ये जो हमारी ये इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ये एस्टेब्लिश हुई थी झारखंड में, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा झारखंड। और ये जो एस्टेब्लिशमेंट इसकी हुई थी ये 1930 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। और बेसिकली ये जो एस्टेब्लिशमेंट है ये है झारखंड के घाटशिला में, ठीक है ना। तो ये घाटशिला में जो है रीजन है वहां पे ये झारखंड में है, ठीक है ना। तो इतना ही आपको इसके बारे में जानने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ककरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, जिसको कैप्स भी बोलते हैं, ककरापार एटॉमिक पावर स्टेशन कैप्स, ठीक है ना, इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। इनमें से कौन सी स्टेट में ये लोकेटेड है। तो इसका आंसर सबसे पहले देख लेते हैं। तो ये है गुजरात में, ठीक है ना, गुजरात में ये लोकेटेड है। और ये इंडिया का जो है वो एक तो सबसे बड़ा जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की उसमें देखें अगर हम उसमें टर्म्स में,
तो ये इंडिया का लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वाला जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसकी कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1000 मेगावाट की जो है इसकी एनर्जी कैपेसिटी है। इतनी इलेक्ट्रिसिटी ये जो है प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है ना। ये जो काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट है, ये एक और क्वेश्चन बनता है इससे कि कौन सी नदी के किनारे है, तो ये जो है ये है तापी नदी के किनारे पे, ठीक है ना। तो तापी रिवर के किनारे पे ये है, और बाकी इसका मैंने बता दिया 1000 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, और ये गुजरात में जो है वो हमारा है, ठीक है। बाकी एक और सवाल जो आप ध्यान रख सकते हैं जो अक्सर पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि फर्स्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है इंडिया का, बल्कि एशिया का। फर्स्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर ऑफ एशिया, इंडिया का भी, क्योंकि एशिया में ही है इंडिया भी। तो इसका नाम आपको याद रखना है, अप्सरा जो है वो पहला न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर था। इस पे काफी बार क्वेश्चन आया भी है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स वाज फर्स्ट एक्सकेवेटेड बाय एनजी मजूमदार। तो इसमें आपको कुछ इंडस वैली साइट दी हुई है, और ये पूछा कि एनजी मजूमदार ने जो है कौन सी इंडस वैली साइट्स को जो है सबसे पहले एक्सकेवेट किया था, मतलब सबसे पहले एक्सकेवेशन जो इस साइट का होता है वो एनजी मजूमदार के द्वारा किया गया था। तो इसमें लोथल है, चनहुद्रो है, कालीबंगन है और बनावली है। तो सबसे पहले तो इसका आंसर बता देते हैं आपको, ये जो है साइट है ये है चनहुद्रो, और ये चनहुद्रो जो है सिंध रीजन में जो है ये साइट है हमारी, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। और ये 1931 में जो है इसका एक्सकेवेशन किया था, इसके द्वारा एनजी मजूमदार के द्वारा। और इसकी जो खास बात ये थी, इट इज द ओनली सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ओनली सिटी विदाउट ए सिटाडेल, जिसके अंदर कोई सिटाडेल नहीं था। आपको पता होगा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ज्यादातर जो साइट्स माइले हैं उसमें एक सिटाडेल होता था, और उसके बाद जो है नीचे एक लोअर लेवल पे जो है जो बाकी लोग रहते थे उनको बोलते थे। कई बार 3-3 लेयर्स में भी होता था, लेकिन 2 लेयर्स तो जनरली सबकी होती थी। लेकिन ये चनहुदारो जो या चनहुदड़ो जो आप बोलेंगे इसको, ये ऐसी एक इकलौती सिटी थी जिसमें सिटाडेल नहीं था, ठीक है। तो ये तो इसके बाद में इंपॉर्टेंट थी। बाकी साइट्स को एक बार देख लेते हैं। लोथल जो है ये हमारा गुजरात रीजन में, गुजरात में है, और इसकी जो डिस्कवरी की थी या इसका जो एक्सकेवेशन किया था वो 1953 में किया गया था, और ये किया गया था आर राव के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है, आर राव के द्वारा जो इसका किया गया था। कालीबंगन को आपको बता दें ये राजस्थान में है, और इसका जो एक्सकेवेशन किया गया था वो भी 1953 में ही किया गया था, लेकिन इसको करने वाले थे हमारे अमलानंद घोष जी। तो अमलानंद घोष जी ने जो है वो किया था कालीबंगन का। वहीं बनावली जो है वो हरियाणा में है, हरियाणा के फतेहाबाद रीजन में ये पाया जाता है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। और इसका जो एक्सकेवेशन हुआ था थोड़ा लेट हुआ है 1974 में, और इसका एक्सकेवेशन किया था आर.एस. डिस्ट ने, ठीक है ना। तो ये चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा जो भी इंपॉर्टेंट था वो हमने बता दिया कि कब कब किसका जो है एक्सकेवेशन और किसने इसका एक्सकेवेशन किया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है एज ऑफ जनवरी 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया है द मैक्सिमम नंबर ऑफ डोंगरिया कॉन्ड ट्राइब्स। तो बेसिकली ये पूछा कि डोंगरिया कॉन्ड ट्राइब सबसे ज्यादा जनवरी 2023 के डाटा के हिसाब से किस स्टेट में जो है वो पाए जाते हैं। तो इसका आंसर सीधा है, देख लेते हैं, आंसर है ओडिशा। तो ये जो डोंगरिया कौंद जो ट्राइब्स हैं ये बेसिकली कौंद के ही एक ट्राइब्स हैं, कौंद जो ट्राइब्स हैं उनकी एक ट्राइबल ग्रुप है, उन्हीं से रिलेटेड, ठीक है ना। और ये जो है ओडिशा में जो है ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। और उड़ीसा में भी अगर आप रीजन ध्यान रखना चाहते हैं तो पर्टिकुलर रीजन है इसका, जो नियमगिरी हिल रेंज है वहाँ की, नियमगिरी जो हिल रेंजेस हैं ओडिशा की, उनमें ये जो है डोंगरिया कौंद जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो होप आपको ये ध्यान रहेगा। तो एक बार जैसे पिछले क्वेश्चन में इंडस वैली सिविलाइजेशन था, उसकी साइट्स और इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रखेंगे, ज्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है, एसएससी वगैरह में तो खास तौर से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following cricketers led India's T20 international squad in the first home series of 2023 against श्रीलंका। तो क्योंकि कैप्टेंसी जो है वो फर्स्ट टाइम जो है थोड़ी सी रोटेट की गई थी, और जो हार्दिक पांड्या को जो है वो T20 इंडिया इंटरनेशनल की जो इंडियन टीम है उसकी कप्तानी जो है वो 2023 के फर्स्ट होम सीरीज में जो है श्रीलंका के अगेंस्ट जो है वो दी गई थी, इसलिए इम्पोर्टेंट था। करंट अफेयर्स का डाटा था, और मैंने आपको बताया इस कई बार कि स्पोर्ट्स का डाटा हो, और बेसिकली क्रिकेट तो काफी इंपॉर्टेंट है जो कि अक्सर पूछा जाता है। और ये सीरीज इंडिया ने 2-1 से जो है वो जीत ली थी, श्रीलंका को हरा दिया था इस सीरीज में, ठीक है ना। तो दिस इज इट। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है इन द मंथ ऑफ जनवरी 2023 सुप्रीम कोर्ट स्टेट द उत्तराखंड हाई कोर्ट डिसीजन
ऑर्डरिंग अथॉरिटी टू रिमूव एनक्रोचमेंट फ्रॉम रेलवे लैंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन उत्तराखंड। तो ये काफी न्यूज में रहा था, इसलिए ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स में बना दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे कर दिया था, जो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि एनक्रोचर्स को जो है उन्होंने 8 दिन का टाइम दिया था, 8 डेज का, या फिर कह लीजिए वीक का, 1 वीक का टाइम दिया था उन्होंने कि भाई आपको खाली करना है, नहीं तो जो है आपको जो वो है वो सब तोड़ दिए जाएंगे, मतलब वहां से एनक्रोचमेंट को आपको हटा दिया जाएगा, वहां से आपको हटा दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया था कि इतने कम समय में जो है आप वो जो है कैसे हटा पाएंगे, ठीक है ना, तो उस पर स्टे लगाया था। तो उसी के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पे जो रीजन था वो था हल्द्वानी रीजन। वहाँ पे बेसिकली रेलवे का काफी सारा लैंड था जो कि एनक्रोच कर रखा था। तो लगभग 4,000 जो है फैमिलीज वहाँ पे रह रही थी और लगभग 50,000 के अराउंड जो है वो लोग वहाँ पे 40 से 50,000 के बीच जो है वो लोग बेसिकली इस रीजन में रह रहे थे। उनको जो है उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था कि आप जो है 8 दिन के भीतर भीतर इसको खाली कर दीजिए। तो करंट अफेयर्स का बेसिकली प्योरली क्वेश्चन था, इसलिए, और न्यूज में रहा था, काफी लाइमलाइट में था, इसलिए पूछ लिया गया था। आगे बढ़ते हैं। In the year 2022, Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh gave away the grand prize of rupees 1 lakh each to how many students over the CSIR's national level scientific creativity competition conducted in Hindi and English medium। तो बेसिकली इसको जो है नेशनल इनोवेशन अवार्ड के नाम से ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली इनोवेटिव आइडियाज के लिए और जो साइंटिफिक क्रिएटिविटी के रिगार्डिंग जो है ये अवार्ड दिया जाता था। तो इसमें कितने बच्चों को, कितने स्टूडेंट्स को जो सिलेक्ट किया था वो पूछा गया है। तो ये मेनली जो है 3 स्टूडेंट्स को इसमें जो है ये 1 लाख का जो है टॉप प्राइज जो है वो ग्रैंड प्राइज वो दिया गया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, पिछले क्वेश्चन में और कुछ तो ऐसा नहीं है, हालांकि ये एलिजिबिलिटी देख लेते हैं एक बार। एलिजिबिलिटी ये थी क्लास 12 तक के बच्चे जो हैं इसमें अप्लाई कर सकते थे और उनकी एज जो है वो 18 साल से कम होनी चाहिए। तो ये दो ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि वो क्लास 12 तक के बच्चे होने चाहिए और 18 साल से उनकी कम होनी चाहिए। किसी भी इनोवेटिव या टेक्नोलॉजी या साइंटिफिक फील्ड में अगर वो इनोवेटिव कुछ दिखाते तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज ऑफ जनवरी 2023 व्हाट इज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट अंडर द ऑटोमेटिक रूट इन द डिफेंस सेक्टर। तो जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट लिमिटेड डिफेंस सेक्टर में, उसको पूछा गया था कि 2023 में क्या था। तो हमारी जो ये थी एफडीआई पॉलिसी थी उसमें चेंज किया गया था, और जो पहले 49% ऑटोमेटिक रूट से पैसा आ सकता था डिफेंस सेक्टर में, उसको बढ़ा करके किया गया था 74% के लिए। और वहीं गवर्नमेंट रूट जो था उसमें 100% तक जो है वो हम जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो किया जा सकता था। तो ये 2 मेजर चेंजेस किए गए थे। तो यहाँ पे उन्होंने, क्योंकि ऑटोमेटिक रूट ही पूछा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 74% जो है वो आंसर हो जाएगा। तो इसको बढ़ा के जो है लिमिट को 74% कर दिया गया था, ठीक है ना। तो जनवरी 2023 में भी यही जो है वो लिमिट थी। आगे बढ़ते हैं। आली मोरे अंगना विच वाज कंपोज बाय रवि पवार वाज संग बाय विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल सिंगर्स। किसके द्वारा ये गाया गया था। तो ये जो है काफी फेमस सिंगर हैं ये, जिनके द्वारा ये गाया गया था। ये गाया था सुभा मुदगल जी के द्वारा, ठीक है ना। तो कव्वाली सिंगर है, बेसिकली क्लासिकल सिंगर है। तो ये इन्होंने जो है ये गाना गाया था, काफी फेमस रहा था, न्यूज में था, इसलिए ये जो है आपसे पूछा गया है। आगे देखते हैं। एज ऑफ दिसंबर 2022 व्हाट इज द सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट जजेस। हाई कोर्ट जजेस की सैंक्शनड स्ट्रेंथ क्या थी, और ये पूछी थी दिसंबर 2022 में। बेसिकली काफी सारी जो है वैकेंसियां थी हाई कोर्ट में, इसलिए क्वेश्चन जो है उसमें रहा था। जो अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ये वैकेंसियां थी 1108, और ऑप्शन देखिए आप कितने क्लोज दिए हैं, 1105, 6, 7, 8। तो एग्जैक्ट अगर आपको नहीं पता है तो आप इसमें मिस कर जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी प्रेजेंटली अगर हम करंट की बात करें तो करंट में सिचुएशन ये है कि हमारे पास 25 हाई कोर्ट हैं, जिनमें जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है जजेस की वो, क्योंकि ये 2022 में पूछी थी दिसंबर 2022 में, लेकिन हम अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है वो है 1114, ठीक है ना। और जिसमें से अगर हम वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी अगर हम देखें तो 336 यानी कि 30% जो है वो वैकेंसी है एज ऑन 1 अगस्त 2023। 1 अगस्त 2023 को जो पोजीशन है वो ये है कि 336 वैकेंसी यानी कि लगभग 30% वैकेंसी जो है वो जजेस में है, हाई कोर्ट जजेस की है। और जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है वो प्रेजेंटली जो है वो है 1114। ये 2022 का डाटा पूछा था, तो उस टाइम पे 1108 जो है वो सैंक्शनड पोस्ट थी, और जो फंक्शनल जो पोस्ट थी वो थी 778। तो उस टाइम पे भी काफी पोस्ट वैकेंट थी, इसीलिए जो है क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया था, ठीक है ना।
वहीं पे क्योंकि हाई कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की भी बात कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की जो प्रेजेंट सैंक्शनड स्ट्रेंथ है वो है 34, जिसमें से 1 तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए ऑनरेबल, और जो बाकी हैं वो हमारे 33 ऑनरेबल जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो जो टोटल स्ट्रेंथ है वो सुप्रीम कोर्ट की है एट द प्रेजेंट 34। ठीक है ना, तो दोनों ही आपको याद रखनी है। प्रेजेंट जो हाई कोर्ट की है वो है 1114, 25 हाई कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट की जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है वो 34 है इंक्लूडिंग सीजीआई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 19(2) imposes some restrictions on which of the following fundamental rights। तो जाहिर सी बात है ये जो 19(1)(a) आर्टिकल में जो हमें कुछ राइट टू फ्रीडम जो स्पीच के प्रोवाइड किए गया है उसके रिगार्डिंग जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं वो लगाए जाते हैं 19(2) में। आर्टिकल 19(2) में जो ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं वो लगाए जाते हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली आपको आंसर तो पता ही चल गया होगा, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पे लगेंगे। और क्योंकि और ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होते क्या क्या ये आपको एक बार देखना है। तो ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है वो कुछ ग्राउंड्स बताए हैं जिन पे ये लगाए जा सकते हैं। तो उनमें सबसे पहला है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, अगर खतरे में है देश की तो आप लगा सकते हैं सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है ना, फिर अगर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को खतरा है तो उसके ग्राउंड पे भी ये लगाए जा सकते हैं, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को अगर खतरा है तो भी लगाए जा सकते हैं। तीसरा, अगर फ्रेंडली रिलेशंस फॉरेन स्टेट्स के हैं तो उसके कॉन्टेक्स्ट में भी लगा सकते हैं, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, विद फॉरेन स्टेट्स। और वहीं पब्लिक ऑर्डर को या डिसेंसी और मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, अगर इनका कहीं हनन होता है या इनका कहीं ये इनका वो होता दिखता है राश, तो भी लगा सकते हैं आप ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। उसके अलावा आगे देखें तो एक और है इसमें, इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है तो उसके कॉन्टेक्स्ट में लगा सकते हैं। और डिफेमेशन, आजकल तो ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है। और इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, इस इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, अगर किसी तरह का ये लगता है कि आप इंसाइट कर रहे हैं कोई ऑफेंस के लिए तो भी जो है ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो इन सारे ग्राउंड्स पे जो है ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। ये सारे के सारे ही आर्टिकल 19(2) में मेंशन्ड हैं। और आर्टिकल 19(2) में ये जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है वो जो 19(1)(a) में फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके अगेंस्ट लगाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, होप आपको क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज द मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास कितना है? तो एग्जैक्ट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ये काफ़ी ज्योग्राफी से रिलेटेड ये फैक्ट है। और इसमें आपको सीधा सीधा आंसर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो नहीं है। ये वो वाला है कि इसमें आप तुक्के नहीं मार पाएंगे। ठीक है ना, तो अगर इसका आंसर की बात करें तो ये सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। 5.97 इंटू 10⁻24 kg जो है वो है मास ऑफ अर्थ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, इन द ईयर 2022 the multi-dimensional poverty index which was released jointly by United Nations Development Programme and the Oxford Poverty and Human Development Initiative OPHI at the University of Oxford states that India has the world's highest number of poor at, कितने जो है इंडिया में पुअर लोग थे? तो ये आपको बता दें कि ये इंडिया में जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के डाटा के अकॉर्डिंग जो पुअर थे वो थे 22.8 करोड़ पीपल जो है वो लगभग इंडिया में जो मल्टी डायमेंशनल पुअर थे। टॉप पे थी इंडिया, सबसे ज्यादा पुअर जो थे वो इंडिया में ही थे। इसके बाद नाइजीरिया में थे, और नाइजीरिया में काफी इंडिया के मुकाबले काफी कम है, 9.6 करोड़ पीपल जो है वो नाइजीरिया में जो है वो थे। तो टॉप पे इंडिया था और दूसरे नंबर पे थे। तो ऑप्शन अगर देखें तो 228.9 मिलियन जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22.8 करोड़ जो है वो मल्टी डायमेंशनल पुअर इंडियन थे। हालांकि अगर 2000 ये तो 2022 का डाटा था, 2023 का अगर डाटा देखें तो उसमें जो है लगभग 230 मिलियन जो है पीपल जो है वो मल्टी डायमेंशनली पुअर थे इंडिया में। ठीक है ना, तो ये थोड़ी सी काफ़ी ग्रेव सिचुएशन है कि बहुत से लोग जो 230 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है वो इंडिया में पुअर हैं 2023 के डाटा के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एज ऑफ जनवरी 2023 हाउ मेनी राज्यसभा मेंबर्स आर देयर फ्रॉम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। अब देखिए क्या ही क्वेश्चन पूछा है कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के कितने मेंबर जो है वो राज्यसभा में थे जनवरी 2023 में। तो
पेपर को थोड़ा सा वैसे बनाने के लिए, अटपटा सा बनाने के लिए किया जाता है। तो आपको मेंबरशिप एग्जैक्ट जिसको याद होगी या जिसने कोई फॉलो कर रहा होगा इलेक्शंस को या बाई इलेक्शंस को, तो उसको तो पता होगी, अदरवाइज किसको पता होती है ये चीज। तो एग्जैक्ट नंबर जो थे वो थे, इसका आंसर देख लेते हैं, वो थे 13 मेंबर। तो तृणमूल कांग्रेस के 13 मेंबर्स थे जो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए थे राज्यसभा से रिलेटेड, उसके बाद ये डाटा जो है वो बना था। तो राज्यसभा की बात करें तो टोटल मेंबरशिप जो राज्यसभा की है वो है 250, मतलब 250 तक मेंबर्स हो सकते हैं, जिनमें से 238 जो हैं वो इलेक्टेड रहेंगे, और ये इलेक्ट होंगे स्टेट्स और यूटीज से जो इलेक्ट होके आएंगे। और वहीं पे जो बाकी के 12 बचे हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। तो बाकी ये 12 मेंबर जो है वो प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करते हैं, और जो 238 हैं वो इलेक्टेड होते हैं। हालांकि अगर प्रेजेंट उसमें देखें तो अभी राज्यसभा में जो हैं वो हैं 245 मेंबर्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैक्सिमम कैपेसिटी है राज्यसभा की वो है 250 मेंबर्स तक हो सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट में मेंबर कितने हैं राज्यसभा में, वो हैं 245। ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इन प्लांट एनाटमी व्हाट इज कार्पल डिफाइंड है। तो कार्पल प्लांट के बेसिकली पार्ट्स पे है, तो ये भी बायोलॉजी का ही क्वेश्चन है, जिनके पास बायोलॉजी है जो सब्जेक्ट है वो इसको आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो मॉडिफाइड स्टेम, मॉडिफाइड रूट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इसका आंसर तो बता दें आपको, सबसे पहले ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को जो है वो कार्पल रिप्रेजेंट करता है, कार्पल से डिफाइन करते हैं। तो कार्पल का एक बार आपको स्ट्रक्चर एक बार दिखा देते हैं। तो कार्पल कुछ कुछ इस टाइप का होता है, ये आप देखेंगे, ये स्टिग्मा होती है, ये यहाँ पे स्टाइल होती है, ये यहाँ पे आपकी हो जाती है ओवरी, और उसमें आपके ओव्यूल होता है, और उसके अंदर आपका होते हैं एग्स। ठीक है ना, ये एग्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं स्टिग्मा। ये बेसिकली पोलन ग्रेन्स को जो है रिसीव करता है, ये स्टिग्मा है। ये आपकी स्टाइल है, जो ट्यूब सी दिख रही है आपको, ये स्टाइल है। और ये जो बल्कि सा पार्ट है दैट इज ओवरी। ये तीनों मिला के जो हैं ये बनाते हैं कार्पल, जिसपे क्वेश्चन पूछा गया है। ये तीनों मिला दें अगर हम, तो ये बन जाता है कार्पल। तो ये होता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है ना, बाकी के पार्ट्स को भी देख लेते हैं। ये जो है ये होता है हमारा ओव्यूल, और इसके अंदर पाए जाते हैं ये हमारे होते हैं एग। ठीक है, वहीं अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें प्लांट्स में, तो प्लांट्स में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोला जाता है स्टेमन। ठीक है जी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को मैंने आपको बता दिया कार्पल। तो इतना ही आपको इसमें जानना था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। एज पर इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ऑफ इंडिया, ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टेम्परेचर इन 2022। तो 2022 में जो है हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था दो सिटीज के द्वारा। इनमें से जो कि एक मेंशनड है वो है आंसर हमारा श्री गंगानगर। ये हमारा राजस्थान में है, ये सिटी जो है राजस्थान में है, श्री गंगानगर। और इसमें जो टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ था वो होता 46.2 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ दूसरी स्टेट भी मैंने आपको बताई, दूसरी सिटी वो थी ब्रह्मापुरी, और ये थी महाराष्ट्र में। ठीक है ना, ये तो राजस्थान में थी, और ये जो दूसरी थी ये थी महाराष्ट्र में, और इसमें भी जो है 6.2 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड किया गया था। ठीक है ना, इसके बाद यूपी के फतेहगढ़ में शायद सबसे तीसरे नंबर पे फतेहगढ़ में किया गया था, यूपी में है जो कि। ठीक है, फतेहगढ़ नहीं, सॉरी, फरुखाबाद शायद। एक बार चेक कर लेना, आप इसको काउंटर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो करंट अफेयर पे ही था बेसिकली क्वेश्चन, तो अगर पढ़ा होगा एग्जैक्ट तो आंसर लगा दिएगा, नहीं तो नहीं लगाया होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड शेर शाह सूरी डिफीट मुगल एम्परर हुए। तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हालांकि आसान क्वेश्चन है ये। तो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं 1539, 1537, 1540, 1538। तो बेसिकली जो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुए थे वो दो युद्ध हुए थे। ठीक है ना, तो एक 1539 में हुआ था और एक हुआ था 1540 में भी। तो यहाँ पे हालांकि दोनों ही मेंशन्ड है, लेकिन जो यहाँ पे ये जो हुई थी मुगल एम्पर हुमायूं को जो उसने हराया था वो हराया था 1539 में। और ये इसको फेमस जो बैटल बोली जाती है वो बोलते हैं बैटल ऑफ चौसा। चौसा का युद्ध जो है वो लड़ा गया था हुमायूं और शेर शाह सूरी के बाद, जिसमें इसने हुमायूं को हरा दिया था और खुद को जो है वो डिक्लेयर कर दिया था सुल्तान। ठीक है ना, 1540 का जो बैटल था वो लड़ा गया था कन्नौज में, और इसमें भी जो है हुमायूं को जो है हार झेलनी पड़ी थी शेर शाह सूरी से।
तो हालांकि जो आंसर की दी गई है एसएससी के द्वारा, जो ये एग्जाम जो हुआ है उसमें आंसर जो है वो 1539 दिया गया था, लेकिन आपको बता दें ये दोनों ही बैटल 1540 की और 1539 की, ये दोनों ही जो है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच ही लड़ी गई है, ठीक है ना। एक चौसा का युद्ध है और एक बैटल कन्नौज की है, ठीक है ना। तो आगे बढ़े, होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट देखते हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से उठाया है। और इन 1905 वाज कैरिड आउट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश वाइसरॉय। तो ब्रिटिश वाइसरॉय जो गवर्नर जनरल साहब को हमेशा से ही इसका क्वेश्चन देखने को मिलेगा, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इन पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। और फिर ये तो बंगाल का विभाजन है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट रहा है हिस्ट्री में, और ये ज्यादातर अक्सर सबको पता ही होता है कि ये किसके टाइम पे होता है। तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे जो है ये 1905 में जो है ये बंगाल का विभाजन हुआ था। और इसी टाइम पे जो है जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने जो है वंदे मातरम जो है, सॉरी, यहाँ पे जो स्वदेशी मूवमेंट है उसी टाइम पे चलाया गया था, ठीक। और अमार सोनार बांग्ला जो है वो भी इसी टाइम पे लिखा गया था, जो कि बांग्लादेश का जो है आप नेशनल एंथम है, ठीक है। तो होप आपको ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, पंडित चतुरलाल who toured with पंडित रविशंकर is known for which of the following musical instrument। तो किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए फेमस थे। तो ये भी काफी मतलब पुराने टाइम का एक क्वेश्चन है, जो ये इवेंट है वो काफी पुराना है, हालांकि ये कॉन्टेक्स्ट में नया हुआ कि इनकी, तो ये बजाते थे तबला, ठीक है ना। तो ये तबला बजाते हैं और ये पहले तबला वादक थे जो जो ये इंडियन ड्रम था, मतलब तबला जो था ये वेस्टर्न कंट्रीज में ये लेके गए थे। तो ये फर्स्ट इंडियन थे जो तबले को जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज में जो है वो ले गए थे। और ये कब ले गए थे, 1955 की बात है, जब ये जो है पंडित रविशंकर के साथ जो है टूर पे गए थे पंडित चतुरलाल जी। तो ये भी एक तरह से आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन मान लीजिए इसको आप, ठीक है ना। तो दिस इज इट फॉर टुडेज डिस्कशन। होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज हमारी ये चल ही रही है, हम कुछ ना कुछ क्वेश्चन पेपर इसमें लाते रहते हैं जो आपको हेल्पफुल रहेंगे। आप जिस भी एग्जाम की प्रिपेयर करें तो प्रीवियस क्वेश्चन से आपको एक तो सिलेबस का पार्ट पता चलता है कि किस पार्ट से बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और थोड़ा सा पैटर्न का भी आइडिया लगता है। तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आउटरीच बढ़े और ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है। अगर आपको कुछ भी इम्प्रूवमेंट नज़र आती है या आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना चाहते हैं तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू।